मदनपुर गांव का मिजाज हमेशा से शांत और हरा भरा था। लोग सुबह उठकर खेतों में जाते और शाम को सुकून से लौटते। लेकिन इसी गांव के एक मोड़ पर विक्रम का बिरयानी का ठेला था, जिसका घमंड आसमान छूता था। वो अकेलेपन का फायदा उठाकर गांव वालों को बासी खाना ऊंचे दामों पर बेचता था। चंदनपुर गांव में रहने वाला माधव एक सीधा साधा और बेहद मेहनती किसान था। इस साल उसकी बासमती चावल की बम्पर फसल हुई थी, जिसे देखकर वो और उसकी पत्नी गौरी एक सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे। सुबह खेत पर निकलते वक्त माधव ने बड़े उत्साह से अपनी पत्नी को आवाज दी। गौरी, जरा सुनो, इस बार बासमती की फसल देखकर दिल खुश हो गया है। शहर का बड़ा व्यापारी इसके बहुत अच्छे दाम दे रहा है। मैं शाम तक लौट आऊंगा, तुम घर का ध्यान रखना। भगवान करे आपकी मेहनत रंग लाए। पर मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी कि सिर्फ खेती के भरोसे रहने के बजाय अगर आप शहर में कोई छोटा काम और ढूंढ लें तो एक सहारा रहेगा। मौसम का मिजाज भी आजकल बदला बदला रहता है। अरे गौरी, तुम भी ना। जब तक ये धरती मैया साथ हैं, हमें चिंता की कोई बात नहीं। हल्की बूंदाबांदी ही तो है। मैं जल्दी काम निपटा कर आता हूँ। लेकिन माधव को नहीं पता था कि कुदरत उसका कड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि मूसलाधार आफत ने चंद घंटों में उसके पूरे खेत को जलमग्न कर दिया। बर्बाद फसल को देख माधव घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरी साल भर की खून पियोन की मेहनत पानी में डूब गई। अब मैं गौरी को क्या जवाब दूंगा? हम पूरे साल क्या खाएंगे? तू हमेशा गरीबों की ही परीक्षा क्यों लेता है भगवान? हफ्ते बीत गए, लेकिन बारिश के घाव नहीं भरे। खेतों की फसल सड़ चुकी थी और माधव के घर में अन्न का आखिरी दाना भी खत्म होने की कगार पर था। भूख और लाचारी के बीच सिर पर हाथ रखकर उदास बैठे माधव ने रुंधे गले से अपनी पत्नी से कहा, गौरी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। हमारी सारी जमारता पूंजी चली गई। अब तो पड़ोसियों से उधार मांगने में भी शर्म आती है। समझ नहीं आता क्या करूं। आप कब तक इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? रोने से बीता समय वापस नहीं आएगा। अगर खेती बर्बाद हुई तो क्या हुआ? हमारे हाथ पैर तो सलामत हैं। नौकरी नहीं तो हम अपना कोई छोटा धंधा शुरू करेंगे। धंधा? पर गौरी, एक छोटा ठेला लगाने के लिए भी राशन और बर्तनों की जरूरत होती है। हमारे पास तो इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये लीजिए, इन सोने के कंगनों को बाजार में बेच दीजिए। मुसीबत में जो काम आए वही असली धन है। जब हमारा समय अच्छा अराइजेस तो आप मुझे नए कंगन बनवा देना, लेकिन इस वक्त हमें इस दलदल से बाहर निकलना होगा। कंगन बेचकर माधव बाजार में काम ढूंढने लगा, लेकिन लगातार होती बारिश के कारण उसे कहीं मजदूरी तक नहीं मिली। तभी निराश होकर लौटते हुए उसकी नजर चौराहे पर लगी एक अनोखी भीड़ पर पड़ी, जहां गांव का इकलौता बिरयानी वाला विक्रम घमंड से करछी लहरा रहा था। अरे विक्रम भाई, जल्दी करो। इस बारिश में कब से खड़े हैं? एक प्लेट चिकन बिरयानी तो दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओए राघव, चिल्ला मत। खानी है तो शांति से खड़ा रहे। बिरयानी के दाम आज से 20 रुपए बढ़ गए हैं। लेना है तो लो, वरना अपने घर का रास्ता नापो। कितना घमंडी है। बासी चावल गर्म करके दे रहा है, फिर भी भाव देखो इसके। पर पूरे गांव में इसके अलावा कोई और दुकान ही नहीं है। हमारी मजबूरी है भाई। अरे, अगर लोग इस तूफानी बारिश में भी ऐसी बासी और महंगी बिरयानी खा सकते हैं तो इस धंधे में बहुत दम है। हमारे खेतों की बासमती तो मशहूर है ही, और गौरी के हाथ के मसालों का कोई तोड़ नहीं। मैं खुद बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। फैसला पक्का था। घर लौटकर माधव ने जब गौरी को अपनी इस योजना के बारे में बताया तो गौरी थोड़ी हैरान हुई और उसने संशय जताते हुए माधव से पूछा, बिरयानी? पर माधव जी, गांव में तो पहले से विक्रम का ठेला है, वो हमें टिकने देगा? और लोग हमारे पास क्यों आएंगे? यही तो हमारी खूबी होगी गौरी। विक्रम बासी खाना बेचता है, हम मटका दम बिरयानी का लाइव काउंटर लगाएंगे। मिट्टी की हांडी का दम खुलेगा तो खुशबू से लोग खुद खींचे चले आएंगे। ये तो लाजवाब सोच है।
मेरी माँ ने मुझे एक सीक्रेट पोटली मसाला सिखाया था। जब वो हमारे चावल में जाएगा तो लोग विक्रम की बिरयानी का नाम तक भूल जाएंगे। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। और हुआ भी यही। अगली सुबह जैसे ही माधव ने पीपल के पेड़ के नीचे भट्टी सुलगाई और पहली हांडी का दम खोला, उसकी खुशबू हवा में तैरने लगी। वहां से गुजरते हुए राघव ने लंबी सांस ली। भाई सुमित, ये कैसी खुशबू है रे? ऐसी खुशबू तो मैंने कभी शादियों में भी नहीं सूंघी। सीधे भूख चमक उठी। अरे वहां कोने में देखो, माधव खड़ा है। चलो चलकर देखते हैं कि वहां क्या पक रहा है। राम राम भाइयों। कुदरत का कहर तो आपने देखा ही। पेट पालने के लिए ये मटका बिरयानी शुरू की है, एकदम ताज़ी और गर्मा गर्म। आप दोनों के लिए एक एक प्लेट लगाऊं? सच कह रहा राघव, वो विक्रम तो इसके सामने मिट्टी है। कल से पूरा गांव यही लाइन लगाएगा, देखना तुम। देखते ही देखते माधव की दुकान चल पड़ी, लेकिन ये कामयाबी विक्रम की आंखों में चुभने लगी। उसका धंधा ठप हो गया था। ईर्ष्या में अंधा होकर विक्रम अपने साथी जग्गू के साथ माधव के ठेले पर पहुंचा। अरे माधव भाई, राम राम। बहुत तरक्की कर रहे हो यार। जरा मेरे इस दोस्त जग्गू के लिए भी एक कड़क मसाले वाली प्लेट लगाओ। आहा, ऊहो, पेट में छुरी चल गई, बचाओ! इस बिरयानी में जहर है, मेरी जान जा रही है, कोई मुझे बचाओ! देखो भाइयों, पैसे के लालच में ये माधव हमें जहरीला खाना खिला रहा है। मेरे दोस्त की जान खतरे में है, कोई पुलिस को बुलाओ। तभी भीड़ को चीरते हुए पुलिस इंस्पेक्टर लाठी लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने कड़क आवाज में डांटते हुए पूछा, ओए, क्या तमाशा है यहाँ? कौन है इस ठेले का मालिक? साहब, ये माधव है। इसने मेरे दोस्त को जहरीला खाना खिलाया है। देखिए इसकी हालत। साहब, हुजूर, मेरी बात तो सुनिए। अगर मेरी बिरयानी जहरीली होती तो बाकी लोग बीमार क्यों नहीं हुए? साहब, ये मुझे फंसाने की साजिश है। बात में दम तो है। ओए विक्रम, अगर खाना बिल्कुल सही है तो तू एक प्लेट खाकर दिखा। साहब, वो मुझे इस वक्त भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। साहब, अगर आपको अभी भी शक है तो मैं खुद ये बिरयानी आपके सामने खाता हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे सजा दे देना। माधव ने तुरंत पूरी प्लेट फटाफट खा ली और सही सलामत मुस्कुराते हुए खड़ा रहा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में जग्गू पर लाठी तानी। ओजू, बहुत नौटंकी देख ली तेरी। अब चुपचाप उठ खड़ा हो, नहीं तो ऐसा डंडा पड़ेगा कि सच बाहर आ जाएगा। हुजूर, माई बाप, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस विक्रम ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि पेट दर्द का नाटक करना ताकि माधव की दुकान बंद हो जाए। अच्छा, अपनी दुकान नहीं चली तो कानून को खिलौना बना लिया। चल बेटा विक्रम, अब जेल में चक्की पीसना। चल। और इस तरह अपनी सूझबूझ, ईमानदारी और नेक इरादों से माधव और गौरी ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जितने खराब हों, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।